347 GB। ये जो पेपर है 2024 का ना, क्या ही पेपर है, इतना बढ़िया पेपर है स्टूडेंट्स। इसलिए इस पेपर को हम प्रिंट करके तुरंत आपके सामने लेकर आए हैं और पूरा सॉल्व कराने वाले हैं। और साथ साथ इस वीडियो में हम आपको कुछ होमवर्क भी देंगे। बिल्कुल ही जितने भी सारे न्यूमेरिकल आप देख रहे हो ना, A to Z न्यूमेरिकल हम आपको पहले तो करा देंगे। जो थ्योरी आपको कहीं पर नहीं मिलेंगे, कॉन्सेप्ट वाले जो सवाल इसमें पूछे गए हैं, जैसे सीजियम का +3 +4 क्यों दिखाता है स्थाई, ठीक है। जैसे ये देखो, फेरिक आयन को ब्रोमाइड आयन का ब्रोमीन में ऑक्सीकरण संभव है क्यों, ये सब कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है। तो इस सब का भी हम सॉल्यूशन देंगे एंड बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगी, ये तो देखने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है। 2024 का रासायनिक विज्ञान का पेपर आज के इस वीडियो में फिनिश हो जाएगा, ठीक है। आप सभी जानते हैं, तो चीज़ें आप इस वीडियो में सीखोगे ना, वही चीज़ें आपके एग्जाम में भी फंसेगी, कॉन्सेप्ट फंसेगा जो आप यहाँ सीखने वाले हो। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करिए, वही आपके लिए मॉडल पेपर है जो कि हम करा रहे हैं लगातार। तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके जुड़ जाए, इस तरह के पेपर जो और आएंगी आपसे मिस ना हो। और पसंद आए तो आप मेहनत के लिए लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट किए अपने आज का ये बेहतरीन वीडियो अब स्टार्ट कर देते हैं। तो आइए हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू करते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा कि यार, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनकी मेहनत दमदार होती है। पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है भाई। यहाँ पर मेहनत करना होगा आपको, कई पेपर से सॉल्व करने होंगे, तब जाकर आप 95+ लेकर आ पाओगे। बार बार क्वेश्चन बैंक देखने से कुछ नहीं होगा, पेपर सॉल्व करिए आप ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। देखिए पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 180 ग्राम जल में मोलों की संख्या क्या है भाई साहब। देखो सिंपल सा है, मोलों की संख्या किसके बराबर होती है, भार बटे में अणु भार। तो भार हमें दिया है कितना, 180। तो यहाँ पर आप लिखिए 180। और देखो जल है ना, जल का अणु भार 18 होता है, तो 18 से डिवाइड करेंगे तो ये 10 आ जाएगा। सिंपली आंसर क्या हो जाएगा, 4th। देखिए रो का SI मात्रक, SI यूनिट पूछा है स्टूडेंट्स, ठीक है। पहले तो रो किसके बराबर होता है, रो होता है हमारा RA/L के। तो R का होता है ओम, A का होता है दोस्तों मीटर स्क्वायर, और लंबाई का होता है मीटर। तो स्टूडेंट्स कट कुट कर जो मात्रक आया रो का, वो क्या आया, ओम मीटर आया स्टूडेंट्स, ठीक है। इस तरह से निकाल सकते हो, इसमें कुछ याद करके थोड़ी ना जाना होता है। आइए हम देखते हैं अगला पेज। देखिए 3rd में हमसे पूछा गया है कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक की इकाई है। तो द्वितीय कोटि की जो अभिक्रिया है उसकी जो वेग स्थिरांक की इकाई होती है वह होती है ये लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक। ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक की इकाई है। अगर दोस्तों प्रथम कोटि का होगा अभिक्रिया, प्रथम कोटि की होगी, तो क्या होगा उसका वेग स्थिरांक का इकाई, वह होता है सेकेंड इनवर्स। ये याद रखिएगा, ठीक है, ये भी पूछा जाता है। अगला 4th देखते हैं। 4th में हमसे पूछा गया है कि इसमें इस उपसंयोजक यौगिक में क्रोमियम की समन्वय संख्या है। तो देखिए हमें क्रोमियम का निकालना है ना, तो क्रोमियम का मान लीजिए X, ठीक है। और ये C2O4 क्या है, ऑक्सीलेट। तो ऑक्सीलेट का जो आवेश होता है वह -2 होता है, -2, और 3 बार है तो 3 से गुणा कर दीजिए। और ये सिंपली बराबर हो जाएगा पूरे कंपाउंड पर जो आवेश है -3 है ना, तो -3 के बराबर करिए। इसको सॉल्व करिएगा तो X का वैल्यू आ जाएगा आपका -6 उधर जाएगा, +6 3 जाएगा, +3, तो आंसर आ जाएगा 4th। उसी तरह यहाँ पर 4th के बाद 5th में है RMgX तथा जल की अभिक्रिया से बनता है। देखो RMgX और जल की अभिक्रिया कराओगे तो वहाँ पर आपको ये बनता है RH। और इसकी अभिक्रिया आप जानना चाहते हो, इसकी रिएक्शन कैसी होती है, देखिए ऐसी होती है रिएक्शन। ये आपका RMgX है, रिएक्शन करता है जल से, मतलब कि H2O से। तो स्टूडेंट्स क्या बनाएगा, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वह R के साथ जुड़ जाता है, और जो OH होता है जल में वह दोस्तों आपका MgX में OH भी जुड़ जाता है इसी में, ठीक है। ये होता है अभिक्रिया। उसके बाद 6वां देखिए 2 डिग्री एमीन है। अब 2 डिग्री का मतलब होता है कि एमीन जिस कार्बन से जुड़ा वो कार्बन आगे जाके 2 कार्बन से जुड़ा हो। तो देखो यहाँ पर एमीन कार्बन से जुड़ा है ही नहीं, यहाँ पर एमीन कार्बन से जुड़ा है, लेकिन वो कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है नहीं। यहाँ पर जो एमीन है यहाँ पर वह जिस कार्बन से जुड़ा है, यहाँ पर एक कार्बन है, भूलिएगा मत, जिस कार्बन से जुड़ा वो कार्बन आगे जाके 2 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए ये 2 डिग्री एमीन है, ठीक है। और ये वाला देखेंगे तो यहाँ पर
एमीन मतलब कि N जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन आगे जाकर 1, 2 और यहाँ पर भी 3 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए 3 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, सेकेंड नंबर में हमसे पूछा है मोलरता तथा मोललता में उदाहरण देते हुए विभेद कीजिए। आपको बताना है कि मोलरता क्या है, मोललता क्या है, उदाहरण देकर। तो ये देखिए सिंपल सा है, आप सभी कर लोगे, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पर लिख दिया है। मोलरता क्या होती है? किसी विलयन के 1 लीटर निश्चित आयतन में उपस्थित विलय पदार्थ की मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। उदाहरण, 1 मोल बेंजीन अगर 1 लीटर विलयन में है तो मोलरता 1 हो जाएगी। उसके बाद मोललता की बात करें तो ये आपका क्या होता है, बस इसमें क्या फ़र्क होता है कि इसमें मोलों की संख्या हम देखते हैं विलय पदार्थ की 1 किलो विलायक में, मतलब 1000 ग्राम विलायक में विलय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। ठीक है, उदाहरण आप हमने यहाँ पर लिख दिया है। और एक क्वेश्चन है इसमें यहाँ पर जो कि आपको कमेंट करना है, कमेंट करना है अभी। ठीक है, कमेंट जरूर करिएगा कि अगर 1 लीटर विलयन में 180 ग्राम ग्लूकोज घुला है, विलयन का भार, विलयन का देखो विलयन का भार इतना है, तब मोललता क्या होगी? ठीक है, कमेंट करके बताइए अगर आप निकाल सकते हो तो। आइए आगे हम बढ़ते हैं, अभी और भी बेहतरीन क्वेश्चन आएंगे। जैसे सेकंड में, क्या फेरिक आयन द्वारा ब्रोमाइड आयन का ब्रोमीन में ऑक्सीकरण संभव है? अगर है तो क्यों? ये क्वेश्चन मार्क का यही मतलब है, आपको बताना है क्यों, अगर संभव है तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा हाँ संभव है, क्योंकि जो ये फेरिक आयन है ना ये अच्छा ऑक्सीकारक होता है, वही हमने लिखा भी है। ये आपको आंसर कहीं नहीं मिलेगा स्टूडेंट्स, आप बुक में खोज लीजिए। हमने खुद यहाँ पर जो डाटा दिया हो ना, इसी डाटा से पहचाना जाता है कि कौन अच्छा ऑक्सीकारक है कौन बेकार है। तो वही पहचाना हमने कि यार फेरिक आयन तो अच्छा ऑक्सीकारक है, तो यहाँ पर लिखा कि हाँ क्योंकि फेरिक आयन ब्रोमाइड आयन से अच्छा ऑक्सीकारक है, इसलिए यह ब्रोमाइड आयन का ऑक्सीकरण करके ब्रोमीन में बदल देगा। ठीक है, और अभिक्रिया कुछ ऐसी हो जाएगी, अगर आप लिखोगे अभिक्रिया भी, तो ये ब्रोमाइड आयन इन आयन है, इसकी ये हमारा जुड़ेगा फेरिक आयन के साथ, तो यह फेरिक आयन इसका ऑक्सीकरण करके ब्रोमीन में इसको बदल देगा। ठीक है, और खुद अपचयित हो जाएगा। ऐसा अभिक्रिया होता है, संतुलित नहीं है, संतुलित आप कर लेंगे सकते हो बाद में। देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था जो हमने समझा दिया। थर्ड में पूछा गया किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या होता है? अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का दोस्तों यूनिट भी बहुत पूछा जाता है। यहाँ पर वेग स्थिरांक क्या है बस यही पूछा है, यूनिट भी इसका बहुत पूछा जाता है। आइए हम आपको बताते हैं वेग स्थिरांक क्या है। वेग स्थिरांक किसी अभिक्रिया का वह वेग है जब अभिकारकों की सांद्रता इकाई हो, अभिकारकों की सांद्रता इकाई हो। जैसे अभिक्रिया का वेग आप कभी भी लिखे होगे तो कुछ ऐसा लिखाता है कि अभिकारक की सांद्रता की घाते n। तो यहाँ पर अगर अभिकारक की अगर आप सांद्रता 1 कर दोगे तो अभिक्रिया का वेग स्टूडेंट्स k के बराबर हो जाएगा, k के बराबर हो जाएगा जब अभिकारक की सांद्रता इकाई हो जाएगी। तो वही तो ये k क्या है? वेग स्थिरांक है। मतलब कि अगर अभिकारक की सांद्रता 1 हो जाए तो ये वेग स्थिरांक कुछ और नहीं बल्कि वेग ही है आपका, और कुछ नहीं। ठीक है, यही आपका सिंपल सा है। ठीक है, और इसका यूनिट भी अगर आप लिखना चाहो, अगर आपको नहीं पता तो यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। यह होता है मोल की पावर में 1 माइनस का n और लीटर की पावर में n माइनस का 1। ठीक है, और सेकेंड के पावर में माइनस का 1। ये आप इसको लर्न कर लीजिए भाई साहब, लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट पूछा जाता है। आगे देखते हैं हम फोर्थ, सीजियम परमाणु क्रमांक 58 की +3 तथा +4 ऑक्सीकरण अवस्था क्यों होती है, ये आपको सिंपली बताना है। ठीक है, क्योंकि भाई सीजियम आपका डी ब्लॉक का तत्व है और डी ब्लॉक के तत्व में डी कक्षक होता है, और जिसमें डी कक्षक होता है, जिनके पास भी डी कक्षक है वह कई ऑक्सीकरण संख्या दिखाते हैं, कई ऑक्सीकरण संख्या दिखाते हैं। और ये सीजियम भी +3 +4 क्यों दिखा रहा है? क्योंकि इसके पास डी कक्षक है, ये डी ब्लॉक का तत्व है जिसके पास डी कक्षक मौजूद है, इस कारण यह +4 साथ ही साथ +3 दो स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है। ठीक है, और इसका आंसर आप चाहो तो और भी डीप में लिख सकते हो, लेकिन देखो 2 ही नंबर का है तो इतना आपका परफेक्ट आंसर है। ठीक है, और डीप में इसको हम लिख सकते थे।
इतना काफ़ी है। आगे हम आगे अब बढ़ जाते हैं। अब हम देखो थर्ड में पहुंच चुके हैं और हर एक का आंसर करा रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको शेयर प्लीज़ जरूर करिएगा। शेयर करना ज़रूरी है जिससे कि हमारी वीडियो मैक्सिमम स्टूडेंट को फ़ायदा पहुंचे। नहीं तो हमारा इतना मेहनत करने का क्या ही मतलब हो जाएगा, इतना प्रिंट कराना और सॉल्यूशन समझाना, क्योंकि आप के साथ साथ मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो पहुंचे और उनको इसका बेनिफिट मिले। बस हम यही चाहते हैं और कुछ नहीं। वैसे आप जानते हो, शेयर कर ही देते हो, मैं जानता हूँ। आगे देखते हैं हम यहाँ पर थर्ड में। पहला समन्वय संख्या को एक उदाहरण देकर स्पष्ट करना है आपको, ठीक है। चलिए आइए इसको स्पष्ट कर देते हैं। ये हो गया समन्वय संख्या। किसी उपसंयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु को लिगेंड द्वारा प्राप्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही समन्वय संख्या बोलते हैं। सिंपल सा इसका परिभाषा होता है। समझ गए आप सभी कि कोई भी उपसंयोजक यौगिक है। उदाहरण के लिए हमने उदाहरण में लिख दिया है उपसंयोजक यौगिक आपका यही उपसंयोजक यौगिक ले लेते हैं, ज़्यादा माइंड ही नहीं लगाना। इसी का एग्जाम्पल आपको लेकर बताते हैं। CrC2O4 3, इस पर -3 है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर लिगेंड आपका ये है। ये कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है दोस्तों? 6 इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है। 6 इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है, ठीक है। इसलिए जो उपसंयोजक संख्या है जिसको बोलते हैं समन्वय संख्या वह कितनी हो जाएगी आपकी? 6 हो जाएगी, ठीक है। ये उदाहरण हो गया। यहाँ पर क्रोमीन जो कि केंद्रीय धातु परमाणु है। क्रोमियम क्या है? सेंट्रल एटम है, केंद्रीय धातु परमाणु है। और ये आपका दोस्तों क्या है? लिगेंड है। एल मतलब कि लिगेंड, जो कि कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है? 6 इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है, इसलिए समन्वय संख्या 6 हो गई। समझ गए उदाहरण? चलिए आगे देखते हैं हम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देखेंगे कि प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक बेंजीलिक एल्कोहल का संरचना सूत्र लिखना है आपको, ठीक है। बेंजीलिक एल्कोहल आप बनाइए, उसका संरचना सूत्र लिखते हैं, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन का आंसर आपको शायद ही ढूंढने पर मिले, इसलिए हम बता दे रहे हैं इसका आंसर सॉल्यूशन वो भी, ठीक है। जैसे बेंजीलिक एल्कोहल का अलग ही मतलब होता है। इसका मतलब हो गया बेंजीन से एक कार्बन जुड़ा हुआ है और उस कार्बन से एल्कोहल जुड़ा हुआ है, ठीक है, ठीक है। और ये आपका कहलाता है 1 डिग्री। 2 डिग्री में क्या हो जाएगा? 2 डिग्री में स्टूडेंट्स क्या होता है? दो बेंजीन एक कार्बन से जुड़े होते हैं, फिर उससे आपका स्टूडेंट्स एल्कोहल जुड़ा होता है, ठीक है। ये हो गया आपका 2 डिग्री बेंजीलिक एल्कोहल। और 3 डिग्री में क्या हो जाएगा? 3 बेंजीन एक ही कार्बन से जुड़े होंगे, फिर ये एल्कोहल समूह से जुड़ा होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो जाएगा 3 डिग्री एमीन। और संरचनात्मक सूत्र की बात करें तो संरचनात्मक सूत्र हो जाएगा यहाँ पर पहले वाले का PH C फिर CH3O। दूसरे वाले का लिख दोगे स्टूडेंट्स PH होल ट्वाइस CH2H2O, ठीक है। फिर तीसरे वाले का लिख देंगे हम सभी, क्या हो जाएगा? तीसरे वाले में 3 pH है। pH आपका बेंजीन को दिखाता है और एक ही कार्बन है, फिर ये स्टूडेंट्स OH से जुड़ा हुआ है। क्लियर? ये हो गया संरचनात्मक सूत्र भी। फिनिश? समझ में आ गया आपको? भाई 2 नंबर के हैं, इसलिए केवल आपको संरचनात्मक सूत्र लिखकर काम खत्म करना था। उसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन, एल्कोहल के कवचनांक कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ने पर बढ़ते हैं लेकिन एल्कोहल की शाखा बढ़ने पर कम होते हैं, क्यों? आंसर नहीं मिलेगा बुक में। आइए इसको समझना है हमें, आपको समझाने के लिए हम आए यहाँ पर। देखिए होता क्या है ना, जब आप एल्कोहल की कवचनांक कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ाने पर बढ़ते हैं, क्योंकि कार्बन को आप बढ़ाओगे ना तो स्टूडेंट्स घुलनशीलता घटती है। कार्बन जब बढ़ेगा तो घुलनशीलता कम होगी। लेकिन जब एल्कोहल की शाखा बढ़ाओगे, एल्कोहल मतलब कि OH, इसकी संख्या बढ़ाओगे, शाखा मतलब कि और एल्कोहल जोड़ रहे हो और OH जोड़ रहे हो, तो स्टूडेंट्स वहाँ पर OH क्या करता है? घुलनशीलता को बढ़ाता है स्टूडेंट। जितना ज़्यादा OH जुड़ेगा उतना ज़्यादा घुलनशीलता बढ़ेगी, और घुलनशीलता बढ़ेगी तो कवचनांक कम हो जाता है, ठीक है। यही आपने लिखना है अच्छे तरीके से, जो कि यहाँ पर हमने लिखा है। सिंपली कॉन्सेप्ट यही है कि घुलनशीलता बढ़ी तो कवचनांक घटा, घुलनशीलता घटी तो कवचनांक बढ़ा,
ठीक है। और अल्कोहल में कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ाएंगे तो घुलनशीलता कम हो जाती है, लेकिन जब अल्कोहल की यानी कि OH शाखा बढ़ाएंगे तो बढ़ जाती है, घुलनशीलता तब बढ़ जाती है, इसलिए क्वथनांक घट जाता है। घुलनशीलता बढ़ी तो क्वथनांक घटा, यही है कॉन्सेप्ट और ये हो आंसर। फिनिश, समझ में आया आपको? मेन मकसद यही है, रटना कभी भी किसी भी चीज़ को नहीं है। उसके बाद है हमारा RNA पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये तो RNA DNA आप सभी को पता है, बहुत इंपॉर्टेंट है और पढ़े भी होगे, नोट्स भी होगा आपका, वहीं से आप इसको कर लीजिएगा। ये देखो आपका पहला होमवर्क हम दे रहे हैं, ये होमवर्क की आपको आज ही जाकर RNA को अच्छे से समझना है, संक्षिप्त टिप्पणी देखनी है, ठीक है, नोट से। आगे हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में हमारा है यहाँ पर देखिए, हेलो एरीन में इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि उदाहरण की सहायता से समझाइए। तो देखिए 3 नंबर का है तो 3 ही हम यहाँ पर लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया हेलो एरीन की। पहला है हैलोजनीकरण। इसमें क्या होता है, जो आपका हेलो एरीन है, ये हेलो एरीन है, इसकी अभिक्रिया कराते हैं हेलोजन परमाणु से। कोई भी हेलोजन परमाणु हमने ले लिया Cl2, और किसकी उपस्थिति में, एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में। तो होगा क्या, यहाँ पर 2 प्रोडक्ट बनते हैं, एक ये प्रोडक्ट बनता है, साथ ही साथ अगला जो प्रोडक्ट है दूसरा उत्पाद ये वाला बन जाता है, ठीक है। ये है पहला हैलोजनीकरण। उसके बाद दूसरा है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में क्या होगा, हेलो एरीन की अभिक्रिया कराते हैं हम CH3Cl से, ठीक है। CH3 एक उदाहरण है हमारा R समूह का, और किसकी उपस्थिति में, FeCl3 की उपस्थिति में, ठीक है। तो यहाँ पर भी 2 प्रोडक्ट बनता है, ध्यान दीजिएगा। एक यहाँ पर CH3 जब जुड़ जाता है तब वाला प्रोडक्ट, जब CH3 आकर यहाँ पर जुड़ जाए तब जो प्रोडक्ट बनता है ये, ठीक है। दूसरी अभिक्रिया हो गई। उसके बाद थर्ड है हमारा नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण में क्या हो जाएगा, NO2 आके जुड़ता है हेलो एरीन में, NO2 तो लेते हैं हम HNO3 और साथ में होता है सांद्र H2SO4। ये अभिक्रिया कराएंगे तो NO2 आकर जुड़ता है यहाँ पर और नाइट्रीकरण हो जाता है। और 2 ही जगह पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक है, नीचे। तो ये हो गई दोस्तों 3 नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया हेलो एरीन में। फिनिश। आइए आगे देखिए, हेलो एल्केन में विलोपन अभिक्रिया तथा प्रतिस्थापन अभिक्रिया में उदाहरण द्वारा अंतर स्पष्ट कीजिए। क्लियर। तो आइए ये वाला भी हम आपको करा देते हैं। तो आपको होमवर्क दिया जाएगा, वो आपको करना है, यहाँ पर जो करा रहे हैं उसको नोट कर लीजिए बस। देखिए हेलो एल्केन में विलोपन अभिक्रिया कैसी होती है। देखो विलोपन अभिक्रिया हेलो एल्केन में हमने अभिक्रिया आपको बताई थी, बनाने की विधि, रासायनिक गुण ये बताया था। तो उसी में ही अभिक्रिया में विलोपन अभिक्रिया वो वाली होती है जब आप अल्कोहलिक KOH से अभिक्रिया कराते हो। याद करो, तो ये जो अभिक्रिया होती है वो आपकी विलोपन अभिक्रिया होती है। याद आया कुछ। और प्रतिस्थापन अभिक्रिया को हमने आपको सिखाया था अलग से, उसी एक ही वीडियो में, ठीक है। देखिए अल्कोहलिक KOH की अभिक्रिया कराते हैं, RX ले लिया, हेलो एल्केन की करानी है तो हेलो एल्केन ले लिया, और यहाँ पर अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करा देते हैं, ठीक है। तो जो बनता है वो हमारा क्या बनता है, एल्कीन बनता है, एल्कीन, ठीक है स्टूडेंट्स। और साथ में हमारा बन जाता है HKX बन जाता है। क्लियर। ये विलोपन अभिक्रिया। और प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या थी हमारी, RX की अभिक्रिया करा दिया हमने HCN के साथ, तो स्टूडेंट्स एक दूसरे का प्रतिस्थापन हो जाता था ना, CN गया, X को हटाकर खुद वहाँ चला बैठ जाता है, ठीक है। और जो X है वो H के साथ चला गया। इसी तरह एक और प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो गई जब आपने अभिक्रिया करा दी एक्वस KOH के साथ। देखो ये अल्कोहलिक थे, ये एक्वस है, तो इसमें OH समूह X को हटा देता है, तो OH आके जुड़ गया और X के साथ चला गया, तो ये एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो गई। तो यही आपको बताना है, 3 नंबर का है, इसमें ज़्यादा थोड़ी ना आपको माइंड घुमा के लिखना है, राम कथा नहीं लिखनी है, बस उदाहरण देकर आपको विलोपन और प्रतिस्थापन को समझाना है। यहाँ पर उदाहरण से साफ समझ में आ रहा है कि विलोपन में एल्कीन बन रहा है, लेकिन प्रतिस्थापन में समूहों का विस्थापन हो रहा है। ये गया, इसको हटाया, ये गया, OH गया, इसको हटाया, ठीक है, खत्म। और अब देखिए ये जो है आपकी, ये होमवर्क हम आपको दे देते हैं,
और ये जो है ये हम आपको करा देते हैं सिंपली। चौथे का ग नंबर, फिनॉल को निम्नलिखित से प्राप्त करने की क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखना है। ठीक है, यानी कि हमें फिनॉल बनाना है क्लोरोबेंजीन से, एनिलीन से, बेंजीन से। ठीक है, तो आइए पहले हम क्लोरोबेंजीन से बनाते हैं। ये हमने ले लिया क्लोरोबेंजीन, और इससे अगर आपको फिनॉल बनाना है मतलब कि OH जुड़ना है क्लोरीन को हटाकर, तो आपको दोस्तों डाउस प्रोसेस करना होगा, डाउस प्रक्रम करना होगा, तो ही ये दोस्तों Cl हटेगा और OH लगेगा। ठीक है, डाउस प्रक्रम से ये अभिक्रिया हो जाएगी। उसके बाद एनिलीन, ये है हमारा एनिलीन, और इससे हमें बनाना है यहाँ पर ये फिनॉल। तो दोस्तों क्या करना होगा, हमें नाइट्रस से अभिक्रिया करानी होगी, नाइट्रस से। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा ख़त्म। थर्ड में बेंजीन से हमें करना है, यानी कि ये है हमारे पास बेंजीन। ठीक है, ये हमारा सिंपली बेंजीन है, और इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, फिनॉल में। क्लियर। तो क्या करना होगा स्टूडेंट्स, आपको O2 के साथ अभिक्रिया करानी होगी, साथ में एक कैटेलिस्ट, एक उत्प्रेरक होता है V2O5, इसकी उपस्थिति में। तो ये आपका फिनॉल बन जाएगा डायरेक्ट बेंजीन से। ठीक है, समझ गए। ये तीनों आपके एक एक नंबर के हैं, ये अभी एक एक नंबर आपको मिलेंगे एक एक अभिक्रिया पर। ठीक है, और आपको टोटल 3 नंबर मिल जाएगा यहाँ पर। क्लियर। बाकी ये होमवर्क है, आपको तीनों के तीनों जो है नाम अभिक्रिया वो आपको अच्छे से पढ़ने हैं, इसको पढ़ना है आपको, होमवर्क है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आप देखो न्यूमेरिकल आ गया है आपके सामने, आइए इसको उड़ाते हैं। न्यूमेरिकल का तो इंतजार था मुझे। ओके, पहला है पाँचवें के पहले क नंबर में मोलर चालकता को समझाना है। चलिए आप समझा दीजिएगा, ये होमवर्क आपका समझ लीजिए। ये न्यूमेरिकल पार्ट में पूछा गया है कि 0.02 मोल प्रति लीटर के गैसीय विलयन से भरे सेल का प्रतिरोध देखो इतना है, और विलयन की मोलर चालकता हमें निकालनी है, और दिया है सेल स्थिरांक इतना है। जो जो दिया है आप लिख लो। आपको दिया है देखो मोल प्रति लीटर, यानी कि सांद्रता दी है आपको 0.02। ठीक है, और हमें प्रतिरोध दिया हुआ है 480 ओम। ठीक है, हमें मोलर चालकता पूछी है, और साथ में ब्रैकेट में सेल स्थिरांक दिया है। सेल स्थिरांक भी आपको दे रखा है, जो कि कितना है 1.29। ठीक है, ये आपका सेल कांस्टेंट आपको दिया है। ठीक है, चलिए ये 3 चीज़ें दी है, हमें निकालना है एक ही चीज़ जो कि है मोलर चालकता लैम्डा m। इसका फॉर्मूला याद करना है बस आपको। क्या था, कप्पा गुणे में 1000 बटे में सांद्रता। ठीक है, कप्पा क्या होता है, कप्पा होता है हमारा विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता। और विशिष्ट चालकता हमें दिया नहीं है, मतलब कि निकालना पड़ेगा। ये आपको पता चला कैसे निकलेगा, इसका भी फॉर्मूला होता है। ये होता है सेल नियतांक, यानी कि सेल कांस्टेंट बटे में प्रतिरोध स्टूडेंट्स, प्रतिरोध R। तो सेल कांस्टेंट प्रतिरोध ये तो हमें पता है, तो निकाल लीजिए कप्पा कितना आया 1.29 को डिवाइड करना है 480 से। ठीक है, तो कप्पा मिल जाएगा। फिर कप्पा को यहाँ रखेंगे, सांद्रता को यहाँ रखेंगे, और सॉल्व करके आंसर निकालेंगे। ठीक है, दैट इज योर होमवर्क। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया को समझाना है। समझा सकते हैं ना आप सभी कि वह अभिक्रिया जिसके वेग समीकरण में अभिकारक की जो सांद्रता होती है उसकी घाते 1 हो। जैसे वेग समीकरण हमारा था ऐसा ना, वेग अभिक्रिया का कैसे लिखते थे हम, ऐसे लिखते थे K और एक अभिकारक की सांद्रता की घाते n। अगर ये n आपका दोस्तों 1 हो जाए, अभिक्रिया के वेग में अभिकारक की सांद्रता की घाते 1 हो जाए, तो उस अभिक्रिया को हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, अब इस प्रथम कोटि की अभिक्रिया में से संबंधित एक न्यूमेरिकल है, वो पूछा गया, वो सॉल्व करते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक आपको दिया है ये 5.5 × 10 की घाते -14, और देखो इसका जो इकाई है वह क्या है, सेकेंड इनवर्स है। चलिए, और अभिक्रिया का अर्धायु काल की गणना करनी, यानी कि टी हाफ निकालना है। फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है इसका, 0.693/K। K का वैल्यू बस यहाँ पर रखिए और सॉल्व कर लीजिए। ये तो देखो आप आसान हो गया। ये आपका देखो अगला होमवर्क है, होमवर्क मिलेंगे ज़रूर यहाँ पर। क्लास जब भी होती है तो होमवर्क भी मिलता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद के क्वेश्चन,
ग नंबर में पूछा गया लैंथेनाइड आंकुचन को बताइए, व्याख्या कीजिए। और संक्रामक तत्व अनेक रंगीन यौगिक बनाते क्यों? तो ये देखो हमने करा दिया है, आप सर्च करोगे लैंथेनाइड आंकुचन एजुकेशन शास्त्र, आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। और संक्रामक तत्व अनेक रंगीन यौगिक क्यों बनाते ये भी हमने बताया, इस पर वीडियो है, तो ये तो आपको मिल जाएगा आसानी से। ये भी देखियो मिल जाएगा आपको, ये भी होमवर्क मान लीजिए आपको सर्च करके अच्छे से पढ़ना है। उप संयोजक यौगिक में संयोजकता आबंध सिद्धांत बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर भी वीडियो बन चुकी है, ये भी आपका होमवर्क हो गया आपका, ठीक है। सर्च करेंगे संयोजकता आबंध सिद्धांत एजुकेशन शास्त्र, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ हमने बताया इसको, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है वो, मज़ेदार वीडियो थी बिल्कुल ही। छठवां देखिए क्वेश्चन है राउल्ट का नियम बताइए, आपको आता ही होगा, ये देखो बहुत ही आसान है, ये तो सभी पढ़ते राउल्ट का नियम, खत्म। ये न्यूमेरिकल इसमें देखो पूछा गया वाष्प दाब में अवनमन का कारण बताइए, न्यूमेरिकल 5 नंबर का है, अगर आपको ये नहीं निकला है ना तो इसको कर सकते हो, बस सिंपली कर सकते हो, एक बार पढ़ते तो न्यूमेरिकल को, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है 5 नंबर का कि वाष्प दाब में अवनमन का कारण आपको समझाना है, ठीक है। और न्यूमेरिकल पूछा गया है, देखिए ये हम आपको बता दे रहे हैं, देखिए वाष्प दाब क्यों कम हो जाता है, जब भी आप किसी भी विलियन में मान लो ये आपका जल है, जल आपका क्या होता है वाष्पशील होता है, यानी कि इसको गर्म करोगे तो भाप में बदलेगा। लेकिन अगर आप क्या करो अवाष्पशील विद्युत अपघट्य ठोस भी है और अवाष्पशील है, यानी कि वाष्प में नहीं बदलेगा, उसको मिलाओगे आप, जैसे कि ये हमारा अवाष्पशील आपका ठोस है, इसको हम मिला रहे इसमें, तो दोस्तों ये आएगा जब विलियन में, तो इस विलियन जो हमारा जल है इसकी सतह पर आकर इस तरीके से बैठ जाएगा, ठीक है। वाष्पशील कण को हटाकर खुद सतह पर बैठ जाता है और विलयन की वाष्पशीलता को घटा देता है, ठीक है। इसी कारण वाष्प दाब भी कम हो जाता है, क्योंकि जितना ज़्यादा वाष्पशील होगा विलयन उतना ही ज़्यादा वाष्प दाब होगा। और ये अवाष्पशील ठोस हमारा जब विलयन में हम मिलाते हैं तो विलयन में वाष्पशील कण को हटाकर खुद वहाँ पर बैठ जाता है और वाष्पशीलता को घटा देता है, इस कारण वाष्प दाब घट जाता है। समझ गए? बस समझना था, फिर एग्जाम में आप खुद ही लिख दोगे। अब देखिए न्यूमेरिकल हम सॉल्व करा देते हैं। क्वेश्चन है कि बढ़िया से देखिएगा, न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मोलर द्रव्यमान निकालने वाला न्यूमेरिकल बहुत आता है एग्जाम में। किसी ताप पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब इतना है, इतना ग्राम अवाष्पशील विद्युत अपघट्य ठोस को इतना ग्राम विलायक, इस विलायक का मोलर द्रव्यमान इतना दिया है, घोला गया। प्राप्त विलयन का वाष्प दाब इतना है, ठोस का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। यानी ये जो ठोस है ना, इसका मोलर द्रव्यमान हमें निकालना है, ठीक है स्टूडेंट्स। ठोस मतलब कि ये जो आपका ठोस है कितना है स्टूडेंट्स, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ठोस 0.5 ग्राम है, और इसका हमें दोस्तों निकालना है मोलर द्रव्यमान कितना होगा, ठीक है। हमें देखो ये विलयन में आपका एक विलय होता है, एक विलायक होता है, यानी कि ये जो है आपका ठोस, ये ठोस आपका विलय है, ये ठोस आपका विलय है। और बात करें विलायक की, दोस्तों विलायक हमारा क्या है, विलायक है हमारा ये 39 ग्राम, तो ये तो हमें पता है। और इस विलायक का दोस्तों मोलर द्रव्यमान हमें दिया है, विलायक का मोलर द्रव्यमान देखो हमें दिया है, विलायक का मोलर द्रव्यमान स्मॉल एम से दिखा देते हैं कितना है, 78 ग्राम है। चलो बहुत अच्छी बात है। चलिए, और हमें दिया है कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब इतना है। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब किससे दिखाते हैं हम, P0 से दिखाते हैं, कितना है 0.745 है हमारा। चलिए, और प्राप्त विलयन का हम किससे दिखाते हैं, PS से दिखाते हैं 0.740। तो अब स्टूडेंट्स हम लगाएंगे फॉर्मूला जो राउल्ट ने बताया था, राउल्ट के नियम से क्या हो जाएगा, एक फॉर्मूला राउल्ट ने बताया था कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब यानी कि P0 माइनस विलयन का वाष्प दाब PS बटे में P0 बराबर होता है मोल अंश ऑफ विलय के मोल अंश के, ठीक है। ये सब तो हम कैलकुलेट चलो कर लेंगे, बस हमें विलय पदार्थ का मोल अंश निकालना है, ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो आइए हम ये निकालते हैं, विलय का मोल अंश क्या हो जाएगा, विलय का मोल अंश मतलब कि विलय के मोलों की संख्या बटे में फिर विलय के मोलों की संख्या प्लस विलायक की मोलों की संख्या, यही होगी ना। इसको कैलकुलेट करिए जरा तो स्टूडेंट्स, ये तो हम लिख ही देंगे, P0 हमारा है 0.745
माइनस का पी एस है हमारा 0.740 और पी नॉट है हमारा यही 0.745 और विलय के मूल्यों की संख्या क्या हो जाएगी, विलय का अणु भार जो कि कितना है 0.5 और इसका मूलक द्रव्यमान हमें नहीं पता है, तो स्टूडेंट्स इस कैपिटल एम लिख कर छोड़ दीजिए। एंड फिर यही चीज़ यहाँ पर लिखेंगे 0.5 अपॉन में m प्लस में अब विलायक का मोल निकालिए। विलायक का भार है 39, अणु भार है 78, तो मोलों की संख्या कैसे आएगी 39/78 करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स। और यहाँ पर एक स्टेप होता है, ये जो नंबर है बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा नंबर है, इसलिए इसको हम 0 मान लेते हैं। ठीक है, इसको 0 नहीं मारेंगे, नहीं तो इसको भी 0 मान लिया तो m कैसे निकालोगे, ये दिमाग लगाओ जरा। ये तो 0 हो जाएगा, 0 के नज़दीक होगा, क्योंकि देखो 0.5 को आप डिवाइड करो किसी नंबर से जो कि 10, 20, 30 कुछ भी हो सकता है, तो वो नंबर बहुत ही छोटा होगा, इसलिए इसको 0 मान सकते हैं। फिर इसको आसानी से हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो आप तो सॉल्व आप कर ही लोगे। यहाँ पर 0.005 बचेगा, यहाँ पर 0.745 और ये सॉल्व करोगे तो 0.5 बटे में m और ये देखो 2 बार में जाएगा और ये 2 ऊपर आके गुणे में हो जाएगा। क्लियर। तो देखो बहुत ही आसान तरीके से हो रहा है हमारा, ये कटेगा 1 बटे में 1 4 9 बार में और ये आपका हो जाएगा 1 बटे m। तो यहाँ से स्टूडेंट्स मूलक द्रव्यमान आ गया 149 ग्राम। ये है आपका दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए पूरा स्टेप बाय स्टेप जो हमने कराया। 5 नंबर के ये न्यूमेरिकल था, 5 नंबर का सॉल्व करा दिया ना अच्छी तरीके से, समझ में आ चुका होगा। तो स्टूडेंट्स करना तो दोनों में से एक ही था, हमने न्यूमेरिकल आपको अच्छे से समझाया, क्योंकि हो सकता है अगले साल आपको ये न्यूमेरिकल दे और इसमें अथवा कुछ हो ही ना, तो क्या करोगे, यही करना होगा ना जब आएगा तभी। इसलिए पेपर पूरा सॉल्व करिए, होमवर्क दे रहे हैं उसको करिए, जो करा रहे हैं उसको नोट करिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए ख नंबर की एल्डिहाइड के विचरण की 5 विधि आपको लिखनी है, ये आपका होमवर्क है। ये सब आपको देखो सर्च करने पे आसानी से मिल जाएंगे, अगर आपको ये नहीं आता तो ये कर सकते हो। ठीक है, फिर ये देखिए 5 नंबर पे पूछा गया है। फिर उसके बाद यहाँ पर नेम रिएक्शन, तो नेम रिएक्शन आपका होमवर्क है, जितना भी सारा नाम अभी किया है आपका होमवर्क है। और न्यूक्लिक अम्ल हो गया, विटामिन हो गया, हार्मोन हो गया, तो ये सब हर साल पूछे जाने वाले विटामिन, हार्मोन, न्यूक्लिक अम्ल और नाम अभिक्रिया बनाने की विधि, एल्डिहाइड, कीटोन, एरिलेमीन। ठीक है, तो ये सब तो आसान है। ठीक है, बाकी जो आपके लिए हार्ड थे वो हमने आपको यहाँ पर सॉल्व करा दिए। क्लियर, जो आपको शायद ही कहीं मिल जाते वो हमने सॉल्व करा दिए। ये सारा कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन रिलेटेड हमने आपको करा दिए। ठीक है, चलिए तो ये हमारी आज की थी वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा। मेहनत के लिए दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, शेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक स्टूडेंट को जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि वह भी एग्ज़ाम से पहले ज़रा प्रैक्टिस कर ले मॉडल पेपर का। ठीक है, मॉडल पेपर यानी कि प्रीवियस ईयर के सारे पेपर पहले वो तो कर लो सारे। हर साल 7 पेपर बनते हैं, यानी कि 2022, 2023, 2024 इसी को मिलाकर 15-20 पेपर हो गए, तो आप कम से कम 15 तो कर लो उनके, फिर देखना 4 कराओगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर को सॉल्व करिए एग्जाम से पहले। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और चैनल पे आप सभी जरूर जुड़ जाएगा ताकि आगे आने वाले पेपर्स आपसे मिस ना हो बिल्कुल ही। ठीक है, और ये जो वीडियो आपको दिख रही होगी इसमें हमने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर फॉर फिजिक्स का हमने यहाँ पर पूरा सॉल्व करा है 35 मिनट की वीडियो में, और कुछ होमवर्क भी है, ऐसा नहीं है, होमवर्क भी है, तो जरूर आप देखकर फ़ायदा उठाएं। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।